हेलो दोस्त, मैं सुरेश सर जीएस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। मेरे तरफ से आप सभी को नमस्कार हो। आइए आज हम उत्तर प्रदेश ईएसआई से संबंधित अर्थात परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं जो मूल विधि से संबंधित है और उसे देखा जाए। एक बात और आपसे कहनी कि मैं एक हफ्ते से कुछ वीडियो नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि मैं बहुत ही बिजी था और मेरी परीक्षा भी थी और भी सारे कुछ प्रॉब्लम थे, इसलिए मैं नहीं कर पाया। लेकिन आज के बाद डेली आपको वीडियो अपलोड मिलेगा। जब तक ईएसआई की परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक मैं मूल विधि से संबंधित और आपके ईएसआई से संबंधित जीएस मूल विधि आपको क्या करूँगा, अपलोड मैटर को अपलोड करता रहूँगा। आप मेरे मैटर को बखूबी से देखिए और उसे पढ़िए, याद करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए आइए देखते हैं ईएसआई स्पेशल, उत्तर प्रदेश ईएसआई स्पेशल। यूपीएसआई स्पेशल। चलिए देखते हैं। 1 लाइन क्वेश्चन है, कम से कम 15-20 क्वेश्चन है, उसी पे हम आप डिस्कस करते हैं। ये आए भी हैं और आने वाले भी हैं। तो जैसा है कि जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर किया जाता है। तो जनहित याचिका केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा नगर पालिका परिषद और किसी सरकारी विभाग के विरुद्ध याचिका को दायर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका का जन्म कहाँ हुआ था। तो मित्र, जनहित याचिका का सर्वप्रथम जन्म अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका का उद्देश्य क्या होता है। तो जन है, हित है, यानी जन मतलब लोग और हित मतलब हित, यानी क्या है, लोकहित उसका उद्देश्य होता है। जनहित याचिका का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि लोक हित होता है। अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट में क्या करेंगे, जनहित याचिका को दायर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में जनहित याचिका को आरंभ करने वाले वह कौन से व्यक्ति हैं, अर्थात ये कहा जाता है इनमें से कौन है जो पहली बार सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका को लाया था या प्रारंभ किया था। तो नाम है न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पीएन भगवती ने क्या किया था, आरंभ किया था। उन्होंने क्या किया था, ये सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, न्यायाधीश थे। उन्होंने क्या किया था कि भारत में जनहित याचिका को आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है पुष्पा कपिला हिंगरू रानी को जनहित याचिका की जननी के नाम से जाना जाता है। पिछले बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि जनहित याचिका की जननी किसे कहा जाता है। तो पुष्पा कपिला हिंगरू रानी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सरला मुदगल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति पहले शादी किया है और बेबी जीवित है, इस समय अगर वो दूसरी शादी करता है या कर लेता है तो यह शादी क्या हो जाती है, दंडनीय अपराध के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है मुदगल सरला बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली शादी के बाद अगर दूसरी शादी करते हैं तो दूसरी शादी क्या होगी, वह दंडनीय अपराध के समक्ष होगी या माना जाएगा। फिर कहा गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि उद्देशिका संविधान का अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना संविधान का अंग है, अर्थात संविधान
368 के आधार पर संविधान के किसी भी भाग में या किसी भी अंग में संशोधन किया जा सकता है। अगर उद्देशिका संविधान का अंग है तो उसमें भी क्या किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, बस इतना कहा था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। आगे चले, अगर कोई पत्र याचिका है, अगर कोई पत्र याचिका है उसे जनहित याचिका के रूप में अगर दायर किया जाता है तो इसको कौन वेरीफाई करेगा, कौन आदेश करेगा, तो रजिस्ट्रार साहब क्या करेंगे, आदेश जारी करते हैं। अगला है, लोकहितवाद किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा जारी किया जाता है। लोकहितवाद किसी व्यक्ति तथा संस्था के द्वारा जारी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है। अब क्या है, क्या नाम है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह है भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। सॉरी, दूसरे भाग में क्या किया गया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसमें यह लिखा गया है अनुच्छेद 19 में 19 क ख यानी 1 2 3 4 5 6 स्वतंत्रता का अधिकार। तो पहला में क्या है, जैसे क्रम से आप देखें कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ और संगम बनाने की स्वतंत्रता, भारत भ्रमण करने की स्वतंत्रता और भारत में सर्वत्र व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये 19 में दिया गया है। तो 19 क में मित्र ये कहा गया है कि जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसी के अंतर्गत अर्थात 19 क 1 के अंतर्गत ये कहा गया है कि इसे क्या है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुरली यस देवड़ा बनाम भारत संघ के वाद में यह कहा गया है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धूम्रपान निषेध किया गया है। किसमें कहा गया है, मुरली यस देवड़ा बनाम भारत संघ के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धूम्रपान को निषिद्ध किया गया है। अब कहा गया है कि गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने पर रोक लगा दिया। क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा वाद है, वह कौन सा केस था जिसमें यह कहा गया है कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया गया, अर्थात रोक लगा दी है। तो गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 के अधीन संरक्षण। अनुच्छेद 14 में क्या, विधि के समक्ष समता का अधिकार या समानता का अधिकार। इसमें यह अधिकार क्या है, नागरिक हो या गैर नागरिक दोनों को दिया गया है। अब कहा गया है कि राजस्व न्यायालय के अंतर्गत तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व परिषद आते हैं। यानी कहा गया है कि राजस्व न्यायालय के अंतर्गत तहसीलदार और नायब तहसीलदार और राजस्व परिषद आता है। अगला क्वेश्चन है, कलेक्टर के द्वारा राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की नियुक्ति की जाती है। कहा गया है किसके द्वारा राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की नियुक्ति की जाती है, तो कलेक्टर के द्वारा की जाएगी। अब आते हैं उत्तर प्रदेश राज्य संहिता कब लागू किया गया, तो 18 दिसंबर 2006 को लागू किया गया। अब अगला है, समेकित गांव निधि का संचालन कौन करता है। गांव के विकास के लिए एक निधि बनाई गई, वह कौन संचालित करेगा, तो वह कलेक्टर साहब करते हैं। आज मित्र इतना ही, और आप इंतज़ार करिए, कल मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा। आप इस मेरे चैनल को देखिए और देखकर बढ़िया से अच्छे से पढ़िए, आप भविष्य में ज़रूर सफल होंगे, ये मेरा आपको वादा है। और आप मन से पढ़िए,
कभी डगमगाइए मत। जो भी मैटर हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, करंट हो, करंट भी आप बार बार देखते रहिए। करंट से भी क्वेश्चन पूछता है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत सारे मैटर सिलेबस को उठाकर सारे सिलेबस को आप टच कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमने कंप्यूटर नहीं पढ़ा तो कंप्यूटर के 2-4 क्वेश्चन आ गए, वो आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो ऐसे ही गलती मत करिए। सिलेबस को उठाइए और सिलेबस को उठाने के बाद जितने भी सिलेबस में लिखा है उस सिलेबस के तहत आप मैटर को क्या कि बखूबी से पढ़िए, याद करिए। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।